सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के कार्य में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं द्वितीय पाठस्य बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठस्य व्याकरणिक कार्यम। आज हम करेंगे द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का व्याकरणिक कार्य। तो चलिए कार्य प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बुद्धिर्बलवती सदा, आइए इस शीर्षक पर दृष्टिपात करते हैं, इसका विस्तार जानते हैं। सदा, सदा एक अव्यय पद है। सदा और सदैव ये दोनों ही पर्याय पद हो जाएंगे। सदा सदैव। बुद्धिर्बलवती, यहाँ पर बुद्धिर जो र है वो विसर्ग के स्थान पर आया है। तो यदि हम संधि विच्छेद करें इसका, तो आइए देखते हैं कैसे संधि विच्छेद होगा इसका। बुद्धि ही जमा बलवती, बुद्धिर बलवती, विसर्ग, विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद 20 व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो यहाँ पर वो स्थिति बनी, विसर्ग के स्थान पर हो गया र, तो रूप बन गया बुद्धिर बलवती। बलवती की बात कर लेते हैं अब हम। बलवती, यदि इस पद विशेष पर ध्यान दें तो बल मूल शब्द है, मतुप प्रत्यय है और नीप प्रत्यय है। यहाँ पर बल शब्द मतुप प्रत्यय और नीप प्रत्यय करके यहाँ पर बलवती पद सिद्ध हुआ है। बलवती स्त्रीलिंग है। मैं बता दूं बलवती का प्रयोग यहाँ स्त्रीलिंग में क्यों है, क्योंकि बुद्धि स्त्रीलिंग है। बुद्धि विशेष पद है और उसकी विशेषता बताता हुआ बलवती पद। और सदा जो है इस पाठ का शीर्षक वो है अव्यय पद। आइए वापस पहुंचते हैं पुस्तक पर। प्रथम वाक्य हमारे समक्ष आ चुका है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति यह वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होने के कारण से भूतकाल का द्योतक है। अर्थ हम करेंगे इसका था, जैसे मैं आपको पाठ पढ़ाते हुए बता चुका हूं। तो अस्ति अत्र क्रियापदम अस्ति, अस्ति क्रियापद है और ग्रामः ये कर्तापद है। ग्रामः कर्तृपदम अस्ति, अस्ति क्रियापदम। देवलाख्यो, इस पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देवलाख्यो इसका संधि विच्छेद बताना चाहूंगा, आप सभी को दिखाना चाहूंगा। देवलाख्यो ग्रामः, देउल जमा आख्यः जमा ग्रामः, ये स्थिति बन जाएगी। देउल जमा आख्यः, ल देउल का अंतिम वर्ण है। आख्यः, आख्यः अर्थात नामकः, तो आख्यः जमा देउल, यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो देउलाख्यः जमा ग्रामः। देउल नाम है किसका? गांव का। ठीक है। आख्यः का पर्याय पद हो जाएगा नामकः। आगे बढ़ते हैं। तत्र राजसिंहः नाम राजपुरुषः वसति स्म। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदमस्ति वसति स्म। आपको याद होगा, या तो हम भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। यदि लंग लकार के रूप न आते हों तो भूतकाल की क्रिया कैसे बनाएंगे? लट लकार के रूप के बाद स्म लगा देंगे। तो यहाँ पर उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए भूतकाल की क्रिया बनाई गई है। वसति स्म ये क्रियापद हो गया। इसका कर्तापद हो जाएगा राजपुत्रः। राजपुत्र निवास करता था। तो कौन निवास करता था? राजपुत्र। राजपुत्रः इति कर्तृपदमस्ति। वसति स्म ये क्रियापद है। विशेष बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्म जो भूतकाल द्योतक पद है वो अव्यय पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नाम ये नपुंसकलिंग पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और इस नाम की विशेषता है राजसिंह। राजसिंह नाम का राजा का पुत्र राजकुमार निवास करता था। तो यहाँ पर नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नपुंसकलिंग। ठीक है, राजसिंह उसका नाम है। किसका नाम है? उस राजकुमार का। तत्र ये जो पद है यहाँ पर, ये तत्र पद अव्यय पद है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, राजपुत्रः ये जो पद है इसका आपको समास विग्रह दिखा रहे हैं। राजपुत्रः, राज्यः पुत्रः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। राजा का पुत्र, तो राजन मूल शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप बनता है राज्यः। तो राजपुत्रः का षष्ठी तत्पुरुष समास के अनुसार समास विग्रह हो गया राज्यः पुत्रः। आगे बढ़ते हैं अब हम अग्रिम पंक्ति की ओर। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। आइए विस्तार देखते हैं इस पंक्ति का। एकदा अव्यय पदम अस्ति, केन जमा अपि, अपि अपि इति पदम अत्र अव्यय पदम अस्ति। केन आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्येण यहाँ भी तृतीया है, केन में भी तृतीया है। तो आवश्यक कार्येण, यहाँ पर आवश्यक कार्येण जो पद है वो विशेषण, क्षमा चाहूँगा विशेष्य हो जाएगा, और उसकी विशेषता कि वो किसी, तो केन यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा और आवश्यक कार्येण विशेष्य पद के रूप में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तस्य भार्या, तस्य इति पदम कस्मै प्रयुक्तम? राजसिंहाय अथवा राजसिंह इति पदस्य कृते अथवा राजसिंहस्य कृते, कोई भी पद्धति आप अनुसरण कर सकते हैं, तीनों ही उत्तर सही माने जाएंगे, उचित होंगे, शुद्ध होंगे। तस्य, तस्य इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है, तो राजसिंहाय राजसिंहस्य कृते अथवा राजसिंह इति पदस्य कृते। भार्या, भार्या का पर्याय पद हो जाएगा पत्नी। पत्नी, भार्या अर्थात पत्नी, अर्धांगिनी, ये पर्याय पद हो जाएंगे। बुद्धिमती, अभी हमने बुद्धिमती को देखा था। बलवती और बुद्धिमती दोनों ही मतु प्रत्यय से युक्त हैं और नी प्रत्यय से युक्त हैं। आइए इसकी स्थिति बता देते हैं आपको। अब भार्या जो है वो विशेषण पद है, भार्या विशेषण पद है। पत्नी का नाम क्या है? बुद्धिमती, तो बुद्धिमती विशेष्य पद, भार्या विशेषण पद। बुद्धिमती को देखिए, मूल शब्द है बुद्धि, मतु प्रत्यय जमा ङीप प्रत्यय, यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। आइए इस विस्तार को आप सभी के समक्ष लाते हैं। बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय है और नीप प्रत्यय है। आइए देखिए, बुद्धि जमा मतुप जमा ङीप। जब हमने मतु प्रत्यय पढ़ा था तो हमने आपको बताया था यदि पूर्व पद का, यदि जो पद है उसका अंतिम वर्ण अ आ से भिन्न स्वर हो, अ आ से भिन्न स्वर हो, तो मतुप का मत शेष रह जाता है। और यदि जैसे बलवती में बल है, बल का अंतिम वर्ण है अ, यदि अ आ आए शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में हमें अ आ मिल जाए तो मतुप के मत के स्थान पर वत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बलवती बना। लेकिन यहाँ बुद्धिमती क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर अंतिम वर्ण है ह्रस्व ई और उसके बाद मतुप का मत लगा और नीप प्रत्यय लगाकर
हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप बना लिया बुद्धिमती। आइए जैसे देखिए बलवती में बल जमा मतुप जमा नी प्रत्यय, ये स्थिति बन रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। पुत्र द्वय उपेता, दो पुत्रों के साथ, ये जो स्थिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उपेता की स्थिति में आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। उपेता में टाप प्रत्यय है। टाप प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो उपेत जमा टाप, टाप का आशेष रह जाता है, रूप बन गया उपेता। आइए आगे बढ़ते हैं। पुत्र द्वय उपेता, अर्थ मैंने बताया आपको दो पुत्रों के साथ। अब इसका समास विग्रह देख लेते हैं। पुत्र द्वयेन उपेता, पुत्र द्वयेन दो पुत्रों के साथ। अब के साथ उपेता, यहाँ पर सहितम अथवा सहिता इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो सहितम या सहितः योगे द्वितीया तृतीया भवति, अतः पुत्र द्वयेन उपेता, दो पुत्रों के साथ, ये स्थिति बन रही है। आगे आ रहा है पितुर्गृहम। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें सामान्य रूप से, यदि आप देख लीजिए तो पितुः गृहम, पितुः गृहम, मैंने यहाँ पर र के स्थान पर विसर्ग कर दी है। ये अगर हम सामान्य रूप से देखें तो समास विग्रह भी है और संधि विच्छेद भी है। और यदि हम पितुः गृहम इसका समस्त पद बनाएं तो पितृगृहम, पितृगृहम मतलब पितृ मूल शब्द आ गया, गृहम घर को, तो पिता के घर को, इसका समास विग्रह हो जाएगा पितुः गृहम। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। प्रति, अब ध्यान दीजिएगा, प्रति अव्यय पद है और प्रति के योग में द्वितीया होती है, अतः गृहम इति पदे द्वितीया अस्ति। चलिता, अभी हमने देखा था चलिता की स्थिति को, आइए एक बार फिर देखते हैं। चलिता सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर क्रियापद के रूप में प्रयोग किया गया है। चल धातु है, त प्रत्यय है और फिर टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं। चलिता, चल धातु है, त प्रत्यय टाप प्रत्यय। यदि हम ऐसे भी लिखें तब भी शुद्ध है, और यदि हम थोड़ा सा इस तरह से लिखें चलित, ये पुल्लिंग शब्द है, उसके साथ टाप प्रत्यय लगाया तो रूप बन जाएगा चलिता, जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमारी पुस्तकों में भी उपलब्ध है चलिता। आगे बढ़ते हैं। मार्गे, पुनः बता दूं, यहाँ पर चलिता क्रियापद है और बुद्धिमती ये कर्तापद है। बुद्धिमती कर्तापद है और चलिता ये क्रियापद है। मार्गे, मार्ग मूल शब्द है, सप्तमी एक वचन का प्रयोग करते हुए मार्गे। गहन कानने घने जंगल में, अब गहन विशेषण पद है और कानने विशेष्य पद है, दोनों में समान विभक्ति समान वचन होना चाहिए। तो यदि हम समान विभक्ति समान वचन के नियम को लाएंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा गहने कानने, परंतु ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो सामान्य स्थिति देख लें, गहन विशेषण पद है और कानने विशेष्य पद है। सा, सा, यहाँ सा इति पदम कस्यै प्रयुक्तम, क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो बुद्धिमती इति पदस्य कृते अथवा बुद्धिमत्याः कृते अथवा बुद्धिमत्यै, केवल बुद्धिमत्यै चतुर्थी का प्रयोग करते हुए। सा, सा कर्तृपदमस्ति, ददर्श क्रियापदम, ददर्श का पर्याय पद हो जाएगा अपश्यत। एकम व्याघ्रम, अब एकम संख्यावाची पद है, हम सब जानते हैं संख्यावाची पद हमेशा विशेषण के रूप में होते हैं, तो एकम विशेषण और व्याघ्रम विशेष्य,
यहाँ दोनों ही पदों में कर्मकारक का प्रयोग है, द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। आइए विस्तार देखते हैं। जगाद ये क्रियापद, जगाद का अर्थ होगा अकथयत, पर्याय पद हो जाएगा अकथयत। जगाद क्रियापदम, कर्तृपदम सा, पुनः सा इति पदम कस्यै प्रयुक्तम, बुद्धिमती इति पदस्य कृते, बुद्धिमत्यै कृते, बुद्धिमत्यै कृते नहीं आएगा, यहाँ पर चतुर्थी लगा रहे हैं, बुद्धिमत्यै अथवा बुद्धिमत्याः कृते। तो सा कर्तृपदम, जगाद क्रियापदम, व्याघ्रम आगच्छन्तम। अब ध्यान दीजिएगा, आगच्छन्तम ये विशेषण, क्योंकि दोनों में ही द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। आते हुए बाघ को, तो आगच्छन्तम क्रियापदम, क्षमा चाहूँगा, आगच्छन्तम विशेषण पदम और व्याघ्रम विशेष्य पदम अस्ति। यहाँ पर दोनों में द्वितीया का प्रयोग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दृष्ट्वा में क्त्वा प्रत्यय है, क्त्वा प्रत्यय से योगे द्वितीया भवति, अतः अत्र द्वितीया अस्ति। धाष्ट्यात्, धाष्ट्यात् धृष्ट भावात्, ये इसका पर्याय पद हो जाएगा, धृष्ट भावात् मतलब बहुत ही धैर्य से, पंचमी का प्रयोग है, पंचमी एक वचन। पुत्रौ, पुत्रों को, यहाँ द्वितीया द्विवचन का प्रयोग है, पुत्र मूल शब्द है। चपेटया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल शब्द है चपेटा, चपेटा मतलब चपेट, थप्पड़, और चपेटया जैसे लता से लतया बनता है वैसे चपेटा से चपेटया बनता है। तो यहाँ पर तृतीया एक वचन का प्रयोग। प्रहृत्य प्रहार करके, यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग है, तो द्वितीया कहाँ है? द्वितीया पुत्रौ में, दोनों पुत्रों को मार करके, कैसे मार करके? चपेट से, तो चपेटया में साधन कर्ण कारक है, इसीलिए तृतीया, और प्रहृत्य आ गया, ल्य प्रत्यय है, अतः पुत्रौ में द्वितीया। ठीक है, चपेटया में तृतीया। जगाद हम बता चुके हैं, ये क्रियापद है। कथम एक एकशः, कथम एक एकशः, यहाँ ये बात समझने की है कि किस प्रकार से स्थिति बन रही है। आइए आपको दिखाते हैं। सामान्य रूप से बता दूं, कथम का महलंत हो जाएगा, उसके बाद एक जमा एकशः, स्थिति को समझने के बाद आइए आप सभी के समक्ष रखते हैं ये स्थिति। कथम एक एकशः व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्र भक्षणाय तो हमने सामान्य रूप से दे दिया, एकशो दिया गया है, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा, एकश का अ जमा विसर्ग के स्थान पर आया ऊ, ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद 20 व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो कथम जमा एकशः जमा व्याघ्र भक्षणात्, आपके पाठ्यक्रम में केवल विसर्ग के स्थान पर ऊ की स्थिति ही है इस पद विशेष में, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। कथम एक, आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र भक्षणाय, यदि हम इस पद विशेष को देखें तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसका समास विग्रह आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्रम भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, तो यहाँ पर बाघ को द्वितीय का प्रयोग करते हुए व्याघ्रम भक्षणाय, ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए आप सभी को। कलहम, कलह को, यहाँ पर द्वितीय एक वचन का प्रयोग है, कुरुथः क्रियापद है। बता दूं, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, अतः यहाँ पर कर्ता हो जाएगा युवाम, क्योंकि मध्यम पुरुष
द्विवचन का कर्ता मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता हमेशा ही निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। अतः कुरुथः क्रियापद युवाम कर्तापद हो जाएगा इसका। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम। ध्यान दीजिएगा, भुज्यताम ये क्रियापद है, भुज्यताम ये क्रियापद है और इसका कर्तापद हो जाएगा भवान, कर्तापद हो जाएगा भवान। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अयम जो ये पद है हमारा यहाँ पर, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अयम यह अयम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अयम ये पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये प्रयोग किया गया है व्याघ्राय अथवा व्याघ्र इति पदस्य कृते अथवा व्याघ्रस्य कृते। अयम एकः, अब अयम जो हो जाएगा वो विशेष्य पद हो जाएगा और एकः ये विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि एकः जो है वो संख्यावाची पद है और संख्यावाची पद हमेशा ही विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अयम एकः तावत्, यहाँ जशत्व का नियम है तावत्, विभज्य, विभज्य में ल्य प्रत्यय है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। भुज्यताम, भुज्यताम खा लीजिए, तो खाया जाना चाहिए।